Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. And now we are gonna discuss UGC NET Commerce to 2019 दिसंबर अटैम्प और दिस इज़ द फर्स्ट पेपर. ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे. मतलब पहले 10 क्वेश्चंस फिर 20, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज़. जो इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? नॉन रेसिप्रोकल, रेपिटेटिव और कोएसिव. तो आपको बताना है कि क्या होना चाहिए. ठीक है, तो आंसर वुड बी कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इफेक्टिव होगा तभी तो वो कॉन्टिन्यूस होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स. ठीक है, कौन सी चीज़ें जो है हमें कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प करती है? फोकस लर्निंग, नेग्लेक्टिंग सिमेट्रिक नॉइस, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ क्लेंच्ड ईडियम्स. तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक हमें हेल्प करेगी. तो ऑफकोर्स फोकस लर्निंग विल हेल्प. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द टू सिटीज P and Q आर 360 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अ car goes from P to Q with a speed of 40 km per hour and returns to P with a speed of 60 km per hour. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो लगाना है और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना है. तो फॉर्मूला आई होप दैट यू रिमेंबर कि वो जो होता है ना हमारा टू इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी. तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर. एंड आंसर जो आएगा वो आपका सेकेंड आ जाएगा 48. राइट, 48 किलोमीटर पर आवर इज़ द आंसर. और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो प्लीज़ टू कॉमेंट बिलो, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगी. राइट. Next question is the successful educational communication is dependent on the skills of. तो किस पे डिपेंड करता है हमारा सक्सेसफुल एजुकेशन कमीशन? तो फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्टिंग, एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड. तो हमारा इसके अंदर क्या है कि आपको पेयरिंग करनी है. तो सबसे पहले तो इसके अंदर वो होता है हम लोगों का एक मेथड कि जो नहीं है उसको आप क्या करो, काट दो. ठीक है, कटिंग कटिंग मेथड जिसे कहते हैं. तो आप मुझे बताओ, तो इसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? तो आंसर वुड बी दी फोर्थ. ठीक है, क्योंकि बी एंड डी वर्बल कम्युनिकेशन एंड द बॉडी लैंग्वेज. ठीक है ना, एक तो इस पर डिपेंड होता है और दूसरा एनालाइजिंग द ऑडियंस. ठीक है, टाइम फॉर द ऑडियंस इफेक्ट नहीं होता और ना ही मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो वैसे भी तो वन तो रहेगा ही नहीं. तो वन से आप पहला तो निकल जाएगा. ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है बी तो बिल्कुल रहना चाहिए. तो इससे पता चलता है हमारा टू और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल रहेगा. राइट. और अब आपको देखना है कि एस्टिमेटिंग द टाइम फॉर द ऑडियंस इम्पैक्ट, तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता अगर हमें सक्सेसफुल एजुकेशन कम्युनिकेशन देना है तो. ठीक है, कि पढ़ाई के समय हम लोग इतना ध्यान नहीं दे मतलब कि टाइम देखते रहे. राइट, टाइम पे इतना फोकस नहीं होता बल्कि हमें उनकी नीड्स पे एनालाइज करना होता है. राइट. नेक्स्ट इज दी गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट. राइट, वन इज लेबल एज अ असर्शन, सेकेंड इज एज अ रीज़न. तो पहला आपका असर्शन दे रखा है pedagogy and the social interaction are the two major result oriented activities of a teacher. Right. तो आपको पहले तो इसके अंदर दो वर्ड है, pedagogy और social interaction. आपको इन दोनों से जो है बहुत ही होना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल. ठीक है ना. और जो हमारा नेक्स्ट है बोल रहा है बिकॉज, मतलब आपको बिकॉज लगा के रीज़न पढ़ना है. कम्युनिकेशन हैज़ अ लिमिटेड रोल इन दीज एक्टिविटीज़. तो आपको इसमें आंसर बताना है कि क्या बैठ रहा है, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और थ्री और फोर्थ. तो आप मुझे बताइए कि पेडागोजी जो होता है एंड सोशल इंटरेक्शन टू मेजर मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ऑफ अ टीचर है. नेक्स्ट इज दी कम्युनिकेशन हैज़ अ लिमिटेड रोल इन बोथ द केसेस. क्या दोनों ही केसेस के अंदर कम्युनिकेशन का रोल बहुत कम होता है? बताइए आप मुझे आंसर इसका क्या होगा. तो आंसर वुड बी दी टू, बिकॉज दोनों करेक्ट है पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. क्योंकि पेडागोजी के अंदर भी लिमिटेड रोल होता है और इंटर सोशल इंटरेक्शन के अंदर भी इतना लिमिटेड रोल ही होता है, तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता. तो आंसर वुड बी दी सेकेंड आंसर. नेक्स्ट इज दी इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजली रिकमेंडेड सीक्वेंस. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है. ठीक है ना. तो आपको बताना है इसके अंदर से कि कौन सा वाला जो है वो बेस्ट है. तो बताओ मुझे वाला, मतलब इसका क्या आंसर होगा कि अब जो हम लोगों का
एक्शन रिसर्च है उसके अंदर आपने कौन सा सीक्वेंस पढ़ा था, कौन सा सीक्वेंस जो है लग रहा है, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है, फिर प्लान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, राइट. नेक्स्ट इज दी a college teacher present a research paper in a seminar, right? The research paper cites references which are pretty old. The situation will be described as the case of. तो वो क्या मतलब अगर उनके रेफरेंसेस बहुत पुराने हैं तो वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, टेक्निकल लैब्स, एथिकल लैब्स, एकेडमिक इग्नोरेंस और इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग द रिसर्च सोर्स. तो इसके अंदर से कौन सी चीज़ें आपको लग रही हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, राइट. तो इनएबिलिटी ऑफ, क्योंकि इसमें पुराना दिखा रहा है तो आपने जो है अपडेट नहीं किया क्योंकि आपके रेफरेंसेस बहुत पुराने, तो आंसर वुड बी दी फोर्थ ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग will be considered the key teaching behavior belonging to the category of effectiveness, right. तो पहला है making ideas clear to the learners who may be at a different level of understanding, showing enthusiasm and animation through variation in eye contact, voice, gesture. Next is the using students ideas by acknowledging, summarizing. Next is the probing through general questions and shifting a discussion to some higher level. Next is using meaningful verbal praise to get and keep the student एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस. तो आपके पास 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो की है, मतलब की बिहेवियर है अगर हमें उसको इफेक्टिव दिखाना है तो. सो द आंसर इज़ द फोर्थ ऑप्शन, सी डी ई, राइट. इसके अंदर हम लोगों को मैं एक तो स्टूडेंट को आइडियाज़ जो है नॉलेज और समराइज़ करने हैं, नेक्स्ट उनको प्रोब करना है, नेक्स्ट इज़ दी कि उनको मीनिंगफुल हम लोगों को प्रेज देना है, ठीक है, ये हमारा की बिहेवियर होता है. नेक्स्ट इज़ द कन्वर्स ऑफ ऑल रेट्स आर मैमल्स. हमारे अगर सारे रेट्स जो हैं वो मैमल, इनका आपको कन्वर्स बताना है कि विच आर द कन्वर्स, राइट. तो इसको क्या कन्वर्स बनेगा, तो बहुत ही ईजी है, मतलब कन्वर्स बताना है. तो इसके अंदर जो हमारा थर्ड बनेगा, ठीक है, इसके अंदर होता है सम मैमल्स आर कैट, ठीक है, सम मैमल्स आर कैट. तो ये हमारा कन्वर्स हो जाएगा. ये इफ़ यू रिमेंबर स्क्वायर ऑफ एपोजिशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने कन्वर्स उसके हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स पढ़े होते, उसी के अंदर से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द डेटा हैज़ बिन रिकॉर्डेड यूजिंग टेक्निकल मीडिया which among the following is the necessary step on the way to its interpretation. ठीक है, समझ में आ रहा है आप क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर कि अगर डेटा को रिकॉर्ड किया गया है टेक्निकल मीडिया के साथ तो इसमें से कौन सा जो है वो नेसेसरी स्टेप है ऑन द वे ऑफ इट्स इंटरप्रिटेशन. ठीक है ना, अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो कौन सा बेस्ट वे है डिस्क्राइब करने के लिए. तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बहुत ईजी है, जस्ट हमें ट्रांसफ़र करना होता है डेटा को, ठीक है, फ्रॉम जैसे कि किसी इंसान ने कुछ बोला, अगर हमें उसे ट्रांसफ़र करना है लाइक मैग्नेटिक डिस्क में, टेप में, फॉर द मतलब कंप्यूटर में किसी काम के लिए, तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करते हैं. सीक्वेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर हम सीक्वेंशियल वाइज एनालिसिस करते हैं. सैम्पलिंग आपको पता है क्या होता है, जिसके अंदर आप एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करते हो थ्रू विच यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट ग्रुप. अभी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या होता है कि इसमें लिखा होगा डेटा को रिकॉर्ड करना है हमें टेक्निकल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है ना, और उसमें से नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन के लिए, तो वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. तो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, दिस क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क, राइट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ दी ऑप्शंस एंड आपको इसका आंसर कमेंट करना है. क्या क्वेश्चन है, एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस इन विच क्वांटिटेटिव techniques has been used by the researcher, the evidence warrants the rejection of null hypothesis. Which of the following decision the researcher will be deemed to appropriate? देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या बोल रहा है. और इसमें इसका ऑप्शन है लाइक रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, also substantive research hypothesis, rejecting the null hypothesis, accepting the substantive research, or
D. Rejecting the null hypothesis without taking decision on the substantive research hypothesis, or accepting the null hypothesis and rejecting the substantive रिसर्च हाइपोथेसिस। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आपको कोई भी डाउट है इस किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट इट बिलो। एंड yes, do like, share, subscribe, and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.